पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ, मगर मेरे लोकेशन में आने के बाद जब अनलोडिंग कर रहे थे तो बम ब्लास्ट हो गया, जिससे मेरी दोनों टांगे और एक हाथ चला गया। राजमहल कसब उसको पकड़ के बहुत मारा। 10,000 राउंड फायर किए, 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले और कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। 2 महीने तक युद्ध लड़ा था बहुत। 8 आतंकवादियों का भेद निकाला और उनके 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। जब मैं बड़ा हुआ तब मेरी माता ने मुझे पहचानने से मना कर दिया। आतंकवादी है मुंबई के अंदर मैंने जिंदा पकड़िया। मंगेश जी नायक है, अपने राष्ट्रपति सम्मानित है। राम राम जी, मैं थारो मित्र चुनीलाल कैमरामैन मंजी नाम का सागर झलको चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज आपा रतनगढ़ तहसील पर जी पावन धरा पर अठाया हाँ बैठे 2 महान योद्धा जका विश्व स्तर पर लोग जाने हैं बन। एक तो मंगेश जी नाइक जका राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है, दूसरा फौजी दीपचंद जी नाइक जका भी विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि फौजी दीपचंद जी नाइक है जका आपका दोनों पगा को और एक हाथ को बलिदान है जी भारत माता के लिए दे दियो है। तो आपा वीडियो मांगे बहु मिल सिया और आज तक को जो मांगो संघर्ष है वो किए तरीकों चालियो आपा मांगे बारे में बहुत कुछ जान सिया। राम राम जी। राम राम जी, जय हिंद जय भारत। थारो नाम मत तो जानो यूं, थारो परिचय है जी जनता ने दे दो एक बार। मेरा नाम सबसे पहले तो सभी देखने वालों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल 3 पराक्रम में भाग लिया है। ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन विजय कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। पहला पराक्रम मेरा ऑपरेशन रक्षक, जिसमें हम लोगों ने जब दहशतगर्दी चरम सीमा पर थी, वहां पर जब आप लोगों ने उड़ी सेक्टर का नाम लिया, वहां पर हमारी पूरी बटालियन डिप्लॉय थी। बारामूला उड़ी सेक्टर में छोटी छोटी जगह पर हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था और वहां पर हमारी बटालियन ने सूझबूझ क्या काम किया और हमारा क्या योगदान था। मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया और हमारा जो रेजिमेंट का इंट सेक्शन रहता है खुफिया विभाग, उसमें हमने ज्वाइनिंग किया गया और कश्मीरी वेशभूषा में रहते थे। कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने के बाद में हमारे फायदा यह मिला कि हमने 8 आतंकवादियों का भेद निकाला और उनके 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, जिसमें हमारे एक अवतार सिंह सर शहीद हो गए। और वहीं से हम लोगों को युद्ध भूमि के लिए जाना पड़ा कि मूव टू कारगिल। हर आदमी को मौका नहीं मिलता। हम लोगों को 48 आवर्स का टाइम मिला था कारगिल में पहुंचने के लिए, मगर हमने रातों रात ही अपनी तोपों को ट्रोलिंग पहाड़ी पर लगा दिया गया था। उस टाइम तक आर्टिलरी का सपोर्टिंग था नहीं। और खुशकिस्मती की बात है कि जब फायरिंग चल रही थी तो हजारों तोपें काम कर रही थी, मगर जब हमारी बटालियन बिल्कुल ट्रोलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, ऊपर लगा दिया था पहला राउंड ही 42 जिस तोप से निकला वो मेरी तोप थी। तो मेरे लिए और मेरी प्राउड रेजिमेंट के लिए बहुत प्राउड की बात थी। गोला पहला ही दुश्मन के ऊपर हिट हुआ। वही डाटा पूरी भारतीय सेना को दिया गया। वहीं से हमने युद्ध की शुरुआत कर दी थी, मतलब बिगुल बजा दिया। युद्ध बहुत देर से चल रहा था मगर आर्टिलरी का स्पॉटिंग नहीं था। तब हम लोग भारतीय तोपखाना जैसे पहुंचा तो युद्ध का पासा पलट दिया। इतिहास गवाह, उसमें लिखा भी है इतिहास में कि भारतीय तोपखाने ने क्या योगदान रहा। युद्ध भूमि के बारे में मैं बताता हूँ कि रात भर में हम यहाँ युद्ध लड़ते थे। 2 महीने तक युद्ध लड़ा था। बहुत कहानी बड़ी है, टाइम कम है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि इस बटालियन में हम लोग रात को ही कंधे के ऊपर अपनी तोपों को लेकर के चढ़ाते थे और दिन में कोई बंकर वगैरह नहीं थे। नॉर्मल जो आज कपड़े पहनने के, इसी कपड़ों में कोल्ड एरिया था, मगर हमारा एक अंदर जोश था। मतलब क्योंकि मैं आपको क्यों बताता हूँ, जोश होश के साथ में आपके पास किसी बंदे को हथियार भी दे दिया जाए मगर उसको माइंड नहीं रहेगा, कंधों में दम नहीं रहेगा तो क्या युद्ध लड़ेगा। तो बंदूक चलाने के लिए उस बंदे के अंदर साहस भी चाहिए। साहस का मतलब ये नहीं कि वो मोटा ताज़ा हो, संयम होना चाहिए उसके अंदर, एक होना चाहिए। हम लोगों को ट्रेनिंग वही दी जाती है। पूरी ये युद्ध जो लड़ा है वो पूरी सेना ने इकट्ठा लड़ा है, इंडिविजुअल इसमें किसी का रोल नहीं था। मेरी बटालियन का और हमारा यही रोल था कि हमने इस युद्ध भूमि के अंदर लगभग 10,000 राउंड फायर किए, 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले और कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। हमारी बटालियन का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज लिखा हुआ है 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं उस बटालियन का हिस्सा हूँ। और मैंने अपने जिगरी दोस्त को जब हम अंतिम लड़ाई लड़े थे, हमारे काफ़ी सैनिक शहीद हो गए। यहीं अभी मैं जाके आ रहा हूँ, पाली से थे सूबेदार भंवर सिंह साहब, उनके अभी घर पर गया, उनकी प्रतिमा को मैंने फूलार्पण किया। तो हमारे कई जवान शहीद हो गए राजस्थान के। वो थे मेरा दोस्त मुकेश कुमार, जो मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। टाइगर हिल के ऊपर यहाँ से गर्दन उड़ गई। हम लास्ट में दोनों आदमी थे और हमारे सामने ही बिल्कुल बम उड़ गया, यहाँ गर्दन उड़ गई। पूरा धड़कन सब कुछ चल रही थी। वो बहुत मेरे लिए बहुत ट्रेजेडी थी कि मैंने एक अपने ऐसे भाई से बढ़ के दोस्त को खो दिया। उसकी कमी को आज भी हम पूरा नहीं कर सकते, ये देश भी नहीं पूरा कर सकता। आज हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त सब हम फोकट में आज़ादी मिल चुकी है ना, सब आदमी मनाते हैं, मगर सैनिकों का जो रियल में सम्मान होना चाहिए वो नहीं करते। क्योंकि आज हम लोग भारत माता की जब वंदे मातरम, जब कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो झंडे डंडे लेकर के इतने युवा पहुंच जाते हैं सिर्फ खाली फोटो सेशन ट्विटर फेसबुक पर डालने के लिए। बाकी उनको किसी को नहीं पड़ी। उसके घर में बच्चे रो रहे हैं, माँ बाप का क्या हाल है। सही बता रहा हूँ आपको। चाहे को बत्ती वाले जो आते हैं, नीली पीली वाले, वो बोली लगाते हैं हमारी पार्थिव शरीर को, अच्छा जी 20 लाख दे, नहीं 20 लाख तो उस सरकार ने दे दिया था। 50 लाख दे दे, नहीं वो सरकार ने दे दिया था। चलो जी 1 करोड़ रुपया। मतलब क्या, अगर हम ठीक रहते तो क्या 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते? तो हर आदमी को एक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम अपने अपने दर्जे पे सब आदमी कर रहे हैं, मगर जो आम आवाम ने
और जो देश के वो हमने जो सभी ने सोचा सैनिकों का जो सम्मान करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सैनिक है ना इस देश की ऑक्सीजन है। जिस तरह कोविड में ऑक्सीजन हमारी कम हो गई थी ना, तो हम त्राही त्राही करने लगे थे, उसी तरह अगर एक मिनट के लिए भी भारतीय सेना वहां से हट गई तो हमारे देश का क्या हाल होगा। आज हम स्वतंत्र बैठे हुए किसकी बदौलत बैठे हुए? आज हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं किसकी बदौलत जा रहे हैं? माँ बहन बेटियां जो भी बिना निसंकोच बिना डर के घूम रही है, तो क्यों घूम रही हो? क्योंकि भारतीय सेना हमारे बॉर्डर पर खड़ी हुई है। वरना आपने देखा होगा जब इसमें अपना जब ये हमला हुआ मुंबई के अंदर, 2 ही आतंकवादी थे ना, कितना तहस नहस कर दिया था। तो फिर भी हम लोगों को जो रियल में सैनिकों का सम्मान करना चाहिए वो नहीं होता। हम इंतजार करते रहते हैं कि कब सैनिक की शहादत होगी और कब हमें फेसबुक ट्विटर पर डालने के लिए फोटो मिलेगा। क्यों तमाशा करना हम लोगों ने? वही सैनिक आप लोगों के पास में आते जाते हैं, तब हम कौन सा उनका सम्मान कर रहे हैं? मैं उदाहरण के तौर पर आपको क्यों बोलता हूँ, जैसे हम लोगों को गेहूं की जो गेहूं होती है उसकी इज्जत नहीं है, मगर पिज्जा सबको प्यारा लगता है। तो यही एक आज बदलाव लेके आना है। आज हम हर युवाओं को बोलना चाहता हूँ, हर आदमी अपना जाति मजहब उसके लिए लड़ रहा है, कोई पार्टी के लिए लड़ रहा है। देश के लिए कब लड़ोगे? एक हो जाओ भाई। जब हमने देश आजाद हुआ था तो हम हिंदू मुसलमान नहीं थे ना, आज क्या हो गया? तो आज सभी से यही अनुरोध है कि देश को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना, तो हमने एक होना है, तभी हम देश को बचा सकेंगे। उसके बाद जब तीसरा जो पराक्रम था, ऑपरेशन पराक्रम, पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ, बॉर्डर पर हमारी बटालियन को लगा दिया गया था, हम लोग अगुलाई राजस्थान में रहे और मेन लोकेशन में उधर युद्ध नहीं हुआ। मगर मेन लोकेशन में आने के बाद जब अनलोडिंग कर रहे थे तो बम ब्लास्ट हो गया, जिससे मेरी दोनों टांगे और एक हाथ चला गया। हाथ उस टाइम उड़ गया था, मगर टांगों को हॉस्पिटल में काटना पड़ा। पूरी रात ऑपरेशन चला था और डॉक्टर ने जो डेथ घोषित कर दिया था। 5% बचने के चांसेस थे। 17 बोतल मुझे खून चढ़ा था और काट कूट दोगे तो बच सकती जिंदगी। मगर भगवान ने रखा कि डॉक्टर ने बोला कि ठीक है काट दो भाई। सीओ साहब ने मेरे ने बोला हम साइन करते काट दो। 26/11/2 उस वक्त मैं लैमेंटन में था और वायरलेस मैसेज मिला 2 आतंकवादी गिरगांव चौपाटी की ओर आ रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरा नाकाबंदी लगा था उधर आतंकवादी अबू इस्माइल और दूसरा अजमल कसाब। तो अबू इस्माइल और अजमल कसाब दोनों फायरिंग करते करते आए। तो अबू इस्माइल को हम लोगों ने भी फायरिंग किया, उसको मौत के घाट उतार दिया। और अजमल कसाब उसको पकड़ के बहुत मारा और उसको जिंदा पकड़ा। उसमें हमारे शहीद तुकाराम मोबले वो शहीद हुए। लेकिन वो आगे निकलते, मैं अपना आपको इतना बताता हूँ, वो आगे निकलते तो वो बहुत लोग की जान लेते थे, क्योंकि उनके स्कोडा गाड़ी में हमें हैंड ग्रेनेड, बम, AK-47 पिस्तौल ऐसा बहुत सामान पड़ा हुआ। कसाब को जिंदा पकड़ा, इसलिए मुझे राष्ट्रपति शौर्य पदक गैलेंट्री अवार्ड मिला है और पुलिस महासंचालक उनका सम्मान चिन्ह देख के हमको भारत सरकार ने सम्मानित किया है। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी माता ने मुझे पहचानने से मना कर दिया और एक साथी दुर्योधन जिसने मुझे साथ दिया, तो आज मैं उसके साथी खड़ा हूं तो मेरा क्या कसूर है? और मेरी माँ जब कुंती मुझे मिली तो अपने बच्चों की भीख मांगने के लिए मिली, तो मेरा कसूर तो बताओ। जिस गुरु ने मुझे शिक्षा दी उसने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी तेरे को इस शिक्षा की जरूरत होगी ये तेरे को काम नहीं आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि के अंदर मुस्कुराते हैं और कर्ण उसकी तरफ देख रहा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, बोलते कर्ण तूने अपनी गाथा तो सुना दी, अब तो मेरी सुन। मेरे पैदा होने से पहले ही मेरा मामा तलवार लेके खड़ा हुआ था कि कब बाहर निकल। और जब मैं पैदा हुआ तो मैंने माँ बाप को देखा ही नहीं, गंगा पार करवा दिया। और जहाँ गंगा पार मेरा पालन पोषण हुआ वो गाँव वाले मुझे गाड़ी देते थे। इस बच्चे के कारण हर रोज कभी कंस कुछ भेज देता है, कभी कंस कुछ भेज देता है। हम परेशान हो गए इस बच्चे का। और इन समाज जो मेरे परिवार था उनके लिए जब मैंने एक अयोध्या नगरी का निर्माण किया तो जनता ने मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया। और आज जिस युद्ध भूमि में मैं खड़ा हूँ ये जवाब मुझसे पूछा जाएगा। और जिसको मैंने चाहा वो मुझे मिली नहीं। मैंने राधा को प्यार किया था, राधा मुझे मिली नहीं। आज जो भी मेरी नारियां हैं वो इनकी युद्ध भूमि राजाओं से मैंने छुड़ा था तो इन्होंने मुझे चाहा, मैंने इनको नहीं चाहा है। तो इसका तात्पर्य ये कि आज युद्ध भूमि में जो नरसंहार होगा तो श्राप मुझे ही मिलेगा, आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसका बताने का तात्पर्य ये है कि आज हम अपना अपना दुखा होते रहते हैं कि मैं ही दुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ। इस संसार के अंदर हर आदमी दुखी है, मगर मैं सुखी हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये चीजें अपने मन के अंदर आप जो मिला हुआ हमें भगवान ने हमें क्या दिया, एक अच्छा शरीर दिया है। सुबह उठ के सोचिए तो जो भगवान ने मुझे आंखें दी है, इतना सुंदर शरीर, चेहरा, हाथ पैर सब कुछ ठीक है, उससे तो हमें क्या चाहिए भगवान से? हम 24 घंटे मांगते रहते हैं, क्या मांगना है बताइए मेरे को? कुछ भी साथ में लेके जाएंगे, यहीं पर आए थे व्यवस्थित ले जाएंगे, अपने साथ जाएगा तो सिर्फ कर्म जाएगा। हमने कर्म मानना चाहिए। आपका जन्म चाहे कहीं पर भी हुआ हो, मगर हमने कर्म अपने हाथ में, जन्म चाहे झुकी झोपड़ी में हुआ हो चाहे नहर में हुआ हो। आपने देखा राजा रावण को देखिए, कितना विद्वान
और एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, सबसे अमीर आदमी, उसके पास अपना एक जहाज था, मगर उसके कर्म क्या थे बताइए। जिन देवताओं की पूजा हम लोग आप कर रहे हैं, देवताओं के घर के आगे विराजमान थे, मगर उसके कर्म अच्छे नहीं थे। और आज हम राम को, जो त्यागी था, वनवासी था, उसको याद कर रहे हैं। किस काम से? एक उसने त्याग किया था, सत्य का साथ दिया था। आज भी हम सभी अपनी सब कुछ है, सत्य का साथ दो, मन में संतुष्टि रखे, जिसका जितना फल है वो भगवान हमें देगा। मतलब कर्म को महान मानिए। माता की वंदे वंदे वंदे। सगड़ा बहन पहले तो मेरा राम राम है। और मैं एक निवेदन कर दूं कि 21 तारीख को 29 तारीख तक श्री कृष्ण गौची की शैल्या रतनगढ़ का महीने सगड़ा भाई पधारे और जरूर श्री कृष्ण गौची की शैल्या में जगह गौ माता की सेवा का दर्शन करे और भोले बाबा द्वारा जगह कथा गाई जा रही है, राम कथा भी को आनंद लेवे। और शाम को ननी भाई को माई भी को भी आनंद लेवे। और भी के अलावा 30 तारीख को ओम जी मंडल द्वारा जागरण को भी कार्यक्रम है, जगह में सगड़ा भाई सादर आमंत्रित है। और विशेष तौर पर मेरा आग्रह है कि सगड़ा भाई जरूर जरूर पधारे है। और भी के अलावा मैं बता दूं, आज अपनी यात्रा का महीने स्पेशल तौर के ऊपर नायक दीपचंद फौजी साहब और कसाब जी का पाकिस्तान से आतंकवादी है मुंबई के अंदर, मैंने जिंदा पकड़ा। मंगेश जी नायक है, अपने राष्ट्रपति सम्मानित है और वे भी यात्रा के महीने शामिल हुए हैं। तो मैं बांगो भी बहुत बहुत साधुवाद दी और पूरी युवा पीढ़ी को जगह बांगो स्वागत कर रहे हैं। लाइक करो, शेयर करो, जलको चुरू न्यूज चैनल सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में थारी फौजी के बारे में कह रहा है जरूर दिया। जय जय चुरू, जय जय राजस्थान।